नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए न्यायालय के रूप में निर्णय करने के रूप में अपना रोल अदा करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसी कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इतिहास में यदि हम नज़र डालें तो प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय विधियां देखने को हमें मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, विधियों, कानूनों के आधार पर होते रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग उसकी व्याख्या होती रही है। वर्तमान के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो 19वीं शताब्दी से इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हमको देखने को मिलती है। 1899 के अंतर्गत पहला जो शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि स्थायी विवेचन न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको PCA कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के लिए, विभिन्न देशों के बीच में विवादों को का निर्णय करने के लिए, और इसके अलावा विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों के बीच में जितने भी विवाद होते हैं उन सब के बारे में निर्णय दिलाने के लिए, उन पर विचार विमर्श करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में ये स्थायी विवेचन न्यायालय स्थापित किया गया था। 1899 के जो हेग में सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत, और इसका जो कार्यालय है वो हेग के अंतर्गत ही हॉलैंड में ही इसका कार्यालय स्थापित किया हुआ है। द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित, विवेचन न्यायालय से संबंधित, वो 1907 के अंतर्गत हुआ था और इसमें प्राइज न्यायालय को सृजित करने का निर्णय लिया गया था। और उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी युद्ध सामग्री वगैरह पर, जो दुश्मन की युद्ध सामग्री वगैरह होती है, उस पर निर्णय देने के लिए इस प्राइज न्यायालय की स्थापना करने का निर्णय उस समय 1907 के अंतर्गत लिया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1920 के अंतर्गत जो राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, उसमें प्रमुख अंग महासभा है, सुरक्षा परिषद है, इन सब के साथ साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया था। और इसी आधार पर जनवरी 1922 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया था। राष्ट्र संघ के अंग के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये अपने स्तर पर कार्य करता रहा और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू हुआ था, और उसके बाद में जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक अंग के रूप में बनाया गया था और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही जो पूर्व का स्थायी न्यायालय था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था। यानी कि स्थायी न्यायालय जो 1922 में स्थापित किया गया था, उसके सारे वादों को, उसके सारे नियमों को, सारी चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत अधिग्रहित कर दिया गया था। अप्रैल 1946 में इस जो न्यायालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, उसमें पूर्व के स्थायी न्यायालय को अधिग्रहण कर लिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय भी हेग के अंतर्गत रखा गया था और आज भी वहीं पर है, जो कि हॉलैंड के अंतर्गत है। इस कार्यालय के निर्माण करने के लिए अमेरिका का जो दानवीर व्यक्ति थे कार्नेगी, उन्होंने इस महल का निर्माण किया था, जो कि पीस पैलेस के नाम से जाना जाता है या शांति भवन के रूप में जाना जाता है इसको।
तो उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। आज भी वहीं पर ही संचालित है। तो हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने का मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर पहले से ही जो स्थायी विभाजन न्यायालय था, प्राइज न्यायालय है, अन्य भी जो न्यायालय हैं वो सब वहीं पर हेग के अंतर्गत हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय भी हेग के अंतर्गत स्थापित किया हुआ है। आगे चलते हैं। इसके जो गठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, इस पर हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका गठन किस प्रकार से होता है। इसमें वर्तमान में 15 जो जज हैं उनको नियुक्त किया हुआ होता है। इसकी जो संख्या है वो 15 है जजों की, और उनमें से एक व्यक्ति को सभापति के रूप में और एक को उपसभापति के रूप में 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और 3 वर्ष के लिए उनमें से एक व्यक्ति को सभापति और एक को उपसभापति के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो इनकी जो नियुक्ति है, इनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा अपने बहुमत से या 5 स्थायी सदस्य और 4 कम से कम अस्थायी सदस्यों की द्वारा निर्णय पारित किया जाता है, सिफारिश की जाती है, और उसके बाद में उस प्रस्ताव को महासभा के अंतर्गत भेजा जाता है। और महासभा अपनी बैठक के अंतर्गत 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करती है, तब जा करके इनकी नियुक्ति अंतिम रूप से मानी जाती है और उस व्यक्ति को, जज को नियुक्त कर दिया जाता है। एक देश से एक ही जज हो सकता है, ये इसका नियम है। अन्य एक देश में से 2 जज नहीं हो सकते हैं। इसकी जो निर्वाचन होता है, इसका जो कार्यकाल है इन जजों का, वो 9 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। और जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में उनको पुनः भी निर्वाचित किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो भारत का जो जज है भंडारी करके, दलबीर भंडारी करके, उनको पुनः जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, निर्वाचित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। और किसी बात को जो निर्णय देने के लिए इनकी जो गणपूर्ति होती है, उनकी वो 15 में से 9 जो जज हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी किसी विवाद के ऊपर, बात के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसकी हियरिंग की जा सकती है, उस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जो निर्वाचन के संबंध में ये भी निर्णय है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में 5 जजों को रिटायर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर नए 5 जजों को नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है वो है 9 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर और महासभा के 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव को पारित करके इनको नियुक्त किया जाता है। 9 वर्ष के लिए किया जाता है और एक देश से एक ही न्यायाधीश हो सकता है। 3 वर्ष बाद में 5 न्यायाधीश जो है रिटायर्ड कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए 5 सदस्यों को या जजों को चुना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी कार्रवाई होती है। गणपूर्ति के लिए 9 जजों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी उस पर किसी भी मामले पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है और कार्रवाई पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके जो निर्णय होते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। इसके निर्णयों की जो कार्रवाई होती है वो फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत की जाती है। इसकी जो नियमावली होती है, निर्णय देने की जो नियमावली होती है वो या जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो स्वयं अपने नियम बनाता है, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया को चलाना है। इसके अंतर्गत किसी विवाद को या किसी मैटर को जब
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत लाया जाता है तो राष्ट्र ही या राज्य ही, देश ही उसके अंतर्गत अपने विवाद को, अपने मामले को, वाद को, किसी वाद को उसके अंतर्गत रख सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष या निजी विवादों को इसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्र ही इसके लिए एलिजिबल है, वही इसके अंतर्गत अपने मैटर को निर्णय के लिए रख सकता है। और इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र की जो संधि से संबंधित मामला हो, किसी विवाद से संबंधित मामला हो, उस विवाद को जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अंतर्गत रखा जाता है। इसकी जो निर्णय करने की प्रक्रिया है वो बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, और बहुमत ये जब नहीं हो पाता है या किसी कारण से बराबर के वोटिंग होती है तो ऐसी स्थिति में जो उसका सभापति होता है उसका जो वोट है या उसका जो मत है वो निर्णायक मत माना जाता है। तो इस प्रकार से इसकी निर्णय प्रक्रिया बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कोई भी राष्ट्र का जैसे मामला है तो उसके पक्ष को रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा उस राष्ट्र विशेष से उसके प्रतिनिधि के या अपने पक्ष को रखने के लिए किसी अन्य वहाँ उस राष्ट्र के जज को बुलाया जा सकता है उसके पक्ष को रखने के लिए। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार क्या हैं उस पर थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में। इसके जो क्षेत्राधिकार हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो इस प्रकार से हैं: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो 3 प्रकार के इसके अधिकार क्षेत्र होते हैं जिन पर कि इसको हियरिंग करनी होती है या उस पर निर्णय करने की प्रक्रिया संचालित करनी होती है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको कि किसी राज्य के द्वारा, किसी राष्ट्र के द्वारा या देश के द्वारा उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्र के द्वारा ही या देश के द्वारा ही इसके सम्मुख अपनी इच्छा से कोई देश अपने किसी मामले को रखता है तो उस पर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हियरिंग कर सकता है, विचार कर सकता है और अपने निर्णय या सलाह उसके ऊपर दे सकता है। तो ये ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि जो देश हैं वो अपनी इच्छा से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत किसी मामले की व्याख्या कराने के लिए, निर्णय दिलाने के लिए किसी मामले को इसके समक्ष रख सकते हैं और उस मामले को सुनने का या उस पर निर्णय देने का अधिकार फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हो जाता है। इसके अलावा जो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत क्या क्या मामले आते हैं इसको हम देखते हैं। जब किसी संधि की व्याख्या करनी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संधि है उसकी व्याख्या करनी हो या उसके कानून का स्पष्टीकरण करना हो या संधि के बारे में पूर्ण जानकारी या उसके कानून की व्याख्या करनी हो तो उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत रखा जा सकता है और उस पर इसका अनिवार्य रूप से क्षेत्राधिकार है उस पर कार्रवाई करने का। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होता है उससे संबंधित कोई मामला हो तो उस पर भी ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना विचार करता है, निर्णय देता है। ये उसका अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा किसी मामले के अंतर्गत जब अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो तो ऐसे मामलों को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत रखा जा सकता है और उस पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संधि हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का उल्लंघन से संबंधित मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय जो विधियां हैं उनके उल्लंघन से संबंधित मामला हो, उन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत रखा जाता है और उनके ऊपर निर्णय देने का अधिकार अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरीके की न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा जो अगला जो क्षेत्राधिकार है वो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य किसी अंग के द्वारा किसी कानूनी प्रश्न पर सलाह लेने
की बात आती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, और उस सलाह जो कानूनी पेच जब फंस जाता है तो उसकी व्याख्या करानी हो, उसको स्पष्टीकरण कराना हो, तो उसके संबंध में महासभा और सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, वो सारी एजेंसियां भी संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोई भी कानूनी सलाह ले सकती हैं और उसके बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या करा सकते हैं, जिससे कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। तो ऐसे मामले भी सलाह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो सलाहकारी जो सलाह लेने या किसी विवाद पर निर्णय देने से संबंधित मामला हो, चाहे ऐच्छिक क्षेत्राधिकार हो, चाहे अनिवार्य क्षेत्राधिकार हो, या सलाह से संबंधित क्षेत्राधिकार हो, इन सब के अंतर्गत लिखित रूप में न्यायालय के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देना होता है किसी भी देश के द्वारा, किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी अंग के द्वारा, तभी उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी कार्रवाई करता है और उस पर उचित सलाह देता है या उस पर कोई भी निर्णय देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार आते हैं। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, जिसमें कि राज्य जो हैं, देश जो हैं, वो अपनी इच्छा से उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से निर्णय दिलाना चाहते हैं। और दूसरा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, जिसमें कि संधि है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य से संबंधित उल्लंघन का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन का मामला हो, इन सब पर वो अपना निर्णय देता है। सलाहकारी के रूप में भी जो विभिन्न अंग हैं वो इससे सलाह लेते हैं, तो उस पर भी उसके सलाह देने का अधिकार है। अब प्रश्न ये आता है कि इसके द्वारा जो दिए हुए निर्णय हैं, उन निर्णयों को मानने की या उनको मानने की बाध्यता के संबंध में क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है। तो इसमें ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत जो निर्णय दिए जाते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, उसको मानने की बाध्यता नहीं है। उसके द्वारा जो सलाह दी जा रही है उसको मानने की बाध्यता नहीं है, किंतु उसके द्वारा जो उचित सलाह यदि होती है, जनमत उसके पक्ष में होता है, जनमत को ध्यान में रख करके उनके निर्णयों को पालन कराया जाता है, उसकी सलाह को मानने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्णय दिया हुआ है, तो उसके क्रियान्वयन के संबंध में जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि निर्णयों का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। यदि किसी जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को यदि किसी राष्ट्र के द्वारा पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावित देश है, राष्ट्र है, वो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकता है और सुरक्षा परिषद उस पर उचित कार्रवाई करने का स्टेप ले सकती है, कदम उठा सकती है। तो सुरक्षा परिषद में जब ऐसे जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों को लागू करने के संबंध में स्टेप लेने की जो प्रक्रिया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, वो 5 स्थायी सदस्य प्लस 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है, तभी उसके किसी राष्ट्र के विरुद्ध जो उल्लंघन कर रहा है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा सकती है। तो जो निर्णय हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, उन निर्णयों का पालन कराना ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है, महासभा की है। तो इस प्रकार से उसके निर्णयों को लागू कराने का कार्य किया जाता है। और इसमें जब भी निर्णय सुरक्षा परिषद के द्वारा लिया जाता है, तो 5 स्थायी सदस्य और अन्य 4 कम से कम अस्थायी सदस्यों की सहमति होना ज़रूरी है, तभी उसके संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। आगे चलते हैं। जो विभिन्न विवाद होते हैं, वाद होते हैं, उन पर जब निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा की जाती है, उसमें किन चीज़ों को ध्यान में रख करके उसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि कौन सी विधियों का पालन
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है और कौन सी विधियों को प्राथमिकता दी जाती है और किस क्रम में दी जाती है, इस पर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं या समझौते होते हैं विभिन्न देशों के बीच में, उनके द्वारा जो विधियां बनाई हुई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में मानी जाती हैं और उनको सबसे पहले उन नियमों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। उनके आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनके आधार पर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। जब किसी किसी मामले के संबंध में कोई संधि ना हो, कोई समझौता नहीं हो, तो द्वितीय जो नियम है जिसको ध्यान में रखा जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय परंपरा होती हैं, रीति रिवाज होते हैं जो कि वर्तमान में चलन में हों, उनको ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जब ये भी चीज़ नहीं हो, उपलब्ध नहीं हो या इस तरीके का कोई चलन या परंपराएं नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि सभ्य राष्ट्रों के द्वारा जो भी कानून मान्यता प्राप्त हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना निर्णय देने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्राथमिकता देता है या उसको भी ध्यान में रखता है। फिर इसके अलावा जब ये भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो या अन्य चीज़ से संबंधित मामला हो, तो विभिन्न राष्ट्रों के जो विधिवेत्ता हैं उनके द्वारा या विभिन्न देशों के जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा जो निर्णय दिए हुए होते हैं, उन निर्णयों के आधार पर भी को ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय दे सकता है किसी विवाद के संबंध में, किसी वाद के संबंध में। तो इस प्रकार से जब जो हियरिंग होती है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां होती हैं, वो विधियां अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं, रीति रिवाज हैं, सभ्य राष्ट्रों के द्वारा मान्यता प्राप्त कानून और सिद्धांत हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों के अंतर्गत विधिवेत्ताओं के द्वारा या न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, क्रमशः उन सबको ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपना निर्णय देता है किसी भी वाद के संबंध में, किसी विवाद के संबंध में, किसी मामले के संबंध में। अब हम देखते हैं कि जो अब तक भारत की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत जज नियुक्त हो करके गए हैं, वो कौन कौन से भारत के न्यायाधीश वहाँ पर चुने गए हैं। तो सबसे पहले जो BN राव थे वो यहाँ पर चुने गए थे और BN राव का जो समय था वो 1952 से लेकर के 53 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। तो सबसे पहले जो भारत के जज नियुक्त होकर के गए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत BN राव थे, जो कि 1952 से लेकर के 53 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। इसके बाद में दूसरे जो गए थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान के थे, और वो उनका कार्यकाल जो रहा था वो 1973 से लेकर के 1988 तक रहा था और 1988 में ही हेग के अंतर्गत उनका देहांत हो गया था। वहीं पर कार्यरत रूप में ही जब वो न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे थे उसी समय उनका देहांत हो गया था। और ये पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी जज को 9 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और किंतु वो उसको दूसरे कार्यकाल के लिए भी पुनः निर्वाचित भी किया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। तो ये जो नगेंद्र सिंह थे, ये दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो इसके बाद में जब उनका जो शेष कार्यकाल था उसके लिए भारत के RS पाठक को नियुक्त किया गया था, जो कि 1989 से लेकर के 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश पद पर कार्य किया था RS पाठक के द्वारा। 1989 में इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद में वर्तमान में यदि हम देखें तो दलबीर सिंह भंडारी जो है वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत की ओर से न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत, और इनको भी दूसरी बार पुनः चुना गया है, जो कि 1912 से लेकर के वर्तमान तक निरंतर कार्यरत हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत। और
इनको भी दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो एक तरीके से भारतीय जो जज हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत नियुक्त किया हुआ नियुक्त हुए रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो उसमें भारतीय लोगों का भी रोल रहा है। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।